सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में ठीक हों, सुरक्षित होंगे। अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बच्चों, जैसा आप सबको पता है कि अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, नज़दीक आ रहा है और सारे जो आपके पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है वो पूरा हो गया है। तो आप सबको पता है कि आपका जो पाठ्यक्रम है कौन कौन से है और कौन कौन से एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पाठ 2 वर्ण विचार, पाठ 3 शब्द विचार, पाठ 4 शब्द निर्माण यानी उपसर्ग एवं प्रत्यय जो हमने पढ़ाया था, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और पत्र लेखन, ये इतने चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। तो आज से हम करेंगे पुनरावृत्ति यानी रिवीजन, और आज हम करेंगे पुनरावृत्ति पाठ 2 वर्ण विचार का पुनरावृत्ति करेंगे। वर्ण विचार में आज हम सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको कि वर्ण क्या होता है। बच्चों, जब हम अपने मुख से कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ जैसे अभी हमने बोला हम, तो हमारे मुख से कुछ ना कुछ ध्वनियाँ निकलती है ना, जैसे तुम, हम, वे, यह, कुछ भी बोले तो जैसे हमने बोला ये पेन, तो हमारे मुख से कुछ ना कुछ ध्वनियाँ निकली ना, तो इन्हीं ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, जो हमारे मुख से निकलती है वर्ण कहलाती है। और ये जो वर्ण है बच्चों, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और जो हम ध्वनि निकालते हैं इसके हम टुकड़े भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ये जो हमने वर्ण अभी आपको बताया कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो इन्हीं को जब हम व्यवस्थित रूप में करते हैं, व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, तो वह हमारा वर्णमाला कहलाता है। यानी कि भाषा की ध्वनियों के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर एवं व्यंजन। अब पहले हम जानते हैं स्वर के बारे में, ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो पहले हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर क्या है, तो स्वर बच्चों वे वर्ण हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। यानी उनका उच्चारण जब हम करते हैं यानी बोलते हैं तो हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ, ये हमारा स्वर है जो हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है और बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से हम इसको बोलते हैं। जैसे क्या हमने बताया, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या है, ये स्वर है। ठीक बच्चों, क्या है, स्वर। याद रखिएगा, आ से लेके आओ तक हमारा क्या है, स्वर है। अब इन स्वरों के भी 3 भेद होते हैं। स्वरों के भी 3 प्रकार होते हैं। अब इसको देखते हैं कि स्वर के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। इतना समझ में आ गया ना बच्चों। तो बच्चों, स्वर के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो पहले हम जानते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर बच्चों वो होता है जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जैसे
हमने अभी आपको बताया था स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, है ना, आ से लेके औ तक। तो अब आ से औ तक में ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, ये आपको हम लिख के बता रहे हैं। तो जो ये है पहला अ, ये है ह्रस्व स्वर जिसे बोलने में सबसे कम समय लगता है। उसके बाद होता है इ, उ और री। ठीक है, ये है ह्रस्व स्वर। क्यों? क्योंकि इसको हम बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है। और ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। ठीक, अब आते हैं दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, यानी कि इससे ज़्यादा समय लगेगा, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। कौन कौन से? जैसे आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये जो बाकी हमारे ह्रस्व स्वर से बच गए हैं वो हमारे दीर्घ स्वर है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि ह्रस्व स्वर अगर आपको याद है आ, ई, उ, री, ये हैं। बाकी जो हमारे बच गए वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें समय कैसे दुगना लगा इसको हम देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा आ, और हम इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आ, तो समय लगा ना इससे ज़्यादा। आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। तो ज़्यादा समय लग रहा है इसको बोलने में ना, तो ये क्या हो गया? दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और ह्रस्व मतलब होता है छोटा। तो जिसमें कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर, जिसमें ज़्यादा समय लगे, ह्रस्व से दुगना समय लगे, वो हो गया हमारा दीर्घ स्वर। समझ में आया बच्चों? अब अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, और लिखा रहे आ, और लिखा रहे ई, और लिखा रहे ए, तो इन तीनों में से कौन सा सही होगा बच्चों? हम पूछें कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? बहुत अच्छे, क्या बताएंगे? ई, क्योंकि इसको बोलने में कम समय लगता है और उसकी संख्या 4 है। आप इसको याद कर लेंगे तो आप अच्छे से एग्जाम में नंबर पा जाएंगे। ठीक है बच्चों। और अगर दीर्घ स्वर पूछ लिया तो क्या बताएंगे? यहाँ पे लिखा रहेगा ऊ तक, तो आप बताएंगे। दीर्घ स्वर पूछेगा तो आ बताएंगे, क्योंकि दीर्घ स्वर बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। अब आइए देखते हैं तीसरे स्वर पे, जिसका नाम है प्लुत स्वर। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। अभी दीर्घ स्वर में क्या कहा कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अब प्लुत स्वर में कह रहा है कि ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। अब तिगुना समय ऐसा कौन सा जो है वर्ण है कि जिससे तिगुना समय लगता है, जो कौन सा स्वर है? तो वो स्वर है हमारा, जैसे हम बोलते हैं ओम, ओ। तो आप इसको बोल के देखिए तो आपको इन दोनों से ज़्यादा समय लगेगा। चलिए बोल के देखते हैं। ओम, बोलिए ओम। अब हम तीनों बोलते हैं एक साथ, देखते हैं समय तिगुना लगता है या नहीं। आ, ओम, लगा ना? तो इसमें कम समय लगा। दीर्घ स्वर में इसे दुगना समय लगा, और प्लुत स्वर में क्या लगा? तिगुना समय लगा। ठीक है बच्चों। अब अगर आपसे इसमें से कोई भी आपके पास प्रश्न आता है, जैसे कि आपके अभ्यास में दिया हुआ है, देखिएगा अभ्यास 2 देखिएगा पेज नंबर 15 पे, कि हिंदी की वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं। तो व्यंजन है आपको बारे में बताएंगे। खा देखिएगा, स्वर को बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो स्वर को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अभी हमने पढ़ाया कि स्वर जो बिना किसी रुकावट के बोलते हैं ना, और बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से बोलते हैं,
तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। तो स्वर में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। और उसके बाद दीर्घ स्वर कितने होते हैं, अभी हमने बताया कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं ना। तो अगर ये आपके एग्ज़ाम में आता है तो अच्छे से बिना घबराए याद करके अच्छे से दीजिएगा, समझ के। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं आप लोग पहले भी पढ़ लिए होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मात्रा। तो मात्रा में बच्चों देखिएगा, पहले हम स्वर लिखेंगे, ठीक है। स्वर हमने लिखा, अब आ इ ई उ पूरा हमने लिखा। यहाँ पे और भी होता है, आपको पता है, अंगा आहा तक होता है। तो जो आ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो अगर हमें इसको व्यंजन पे लगाना है, स्वर की मात्रा किस पे लगती है, व्यंजन पे लगती है ना। तो अगर हमको का पे लगाना है आ, तो आ की तो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये का में ये जो आ है ये मिला हुआ है। जब हम ये देखिए इस प्रकार, ठीक है, संपूर्ण का इस प्रकार बनता है। जब हम आ इसमें जोड़ेंगे तब ये हमारा पूरा का बनेगा। तो मात्रा इसका कोई चिन्ह तो नहीं होता है, लेकिन आ का मतलब कि का जो है इसमें आ में जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें मिला है, ठीक। अब बड़ा आते हैं, बड़ा पे, बड़ा की मात्रा आप जानते हैं इस प्रकार होता है, और का पे लगाएंगे तो इस प्रकार लग जाएगा, हो जाएगा का। ई की मात्रा का पे, ई की मात्रा की। इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा लगती है, छोटा ऊ की लगती है कु, और बड़ा ऊ की लगती है कु। तो ये सब आपको पता ही है, कई बार आप अपने हिंदी व्याकरण के पाठों में पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अयोग वाक्य किसे कहते हैं। बच्चों, अयोग व अंग और आहा को कहते हैं। किसे कहते हैं, अंग और आहा को। और ये ना तो व्यंजन होते हैं और ना ही स्वर होते हैं। हमने स्वर व्यंजन अभी हमने पढ़ाया, जो स्वर उसमें कहीं अंग था और आहा था नहीं ना। तो ये ना स्वर होते हैं और ये व्यंजन भी नहीं होते हैं। ये जो है कहलाते हैं अयोग व। अयोग व जो ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अनुस्वार पे। अनुस्वार किसे कहते हैं, और आपके प्रश्न में आया भी है कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। तो पहले हम जानते हैं अनुस्वार किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन के रूप में आ रहित पंचमा अक्षर कौन कौन से होते हैं, अंग, य, ड़, न, म, ये हमारे पंचमा अक्षर हैं। जब अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले जुड़ते हैं तो उसे हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे उदाहरण में जैसे सलंग, सलंग देखिए, ठीक। अब यहाँ पे किसका उच्चारण हो रहा है, अयोग वाह का, क्योंकि ये किसके पहले जुड़ गया है, हमने भी बताया अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन के पहले से जुड़ता है। तो ये ला के पहले से जुड़ गया है ना। अब आते हैं, ये हो गया अनुस्वार। ऐसे ही अनुनासिक होता है, जिसका चिन्ह होता है इस प्रकार, जिसे हम चांद बिंदु कहते हैं, ठीक। इसे कहते हैं अनुनासिक। चंद्र बिंदु क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख से किया जाता है, जैसे चांद, गांव, रात, ऊंट, ये सब क्या है, अनुनासिक मात्रा के लगे शब्द हैं। विसर्ग, विसर्ग भी आपको बता चुके हैं। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन बच्चों वो होता है, वे वर्ण होते हैं जिसको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है,
स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का, है ना, खा, ग, घ, अंग, ये सब क्या है, व्यंजन है। और सभी व्यंजनों को आ सहित बोला जाता है। आ सहित क्या कहते हैं, आ सहित व्यंजन, यानी कि स्वर की सहायता लेते हैं। स्वर क्या होता है, आ से आ बताया मैंने, औ तक होता है। तो जब व्यंजन हम बोलते हैं तो उसमें हम आ या औ कुछ ना कुछ रहता है, उसमें आ जो रहता है। जैसे हमने बोला का, तो इसमें आ क्या है, मिला हुआ है ना। और अगर हम बोले क, तो इसका मतलब इसमें व्यंजन नहीं है, व्यंजन रहित है, सहित नहीं है। तो जब हम व्यंजन रहित का को दर्शाएंगे तो उसके नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये व्यंजन रहित है। और हमने अगर लिखा का, तो यानी कि ये व्यंजन सहित है, क्योंकि इसमें स्वर की सहायता ली गई है। क्या ली गई है, स्वर की सहायता, यानी कि इसमें अब ये का पूरा हो गया, यहाँ पे स्वर की सहायता ली गई, ठीक। और जहाँ पे स्वर की सहायता नहीं ली गई है उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं, यानी कि ये स्वर रहित हो गया और ये स्वर सहित हो गया। समझ में आया बच्चों। अब देखते हैं कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, पहले देखते हैं। तो क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न और पा, फा, बा, भा, मा, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। का से लेके, जैसे का, ख, ग, घ, अंग, और इन्हें हम का वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, का वर्ग। अगर आपसे कोई पूछे का वर्ग पहचानिए, निम्न में से का वर्ग कौन सा है, तो आप जैसे मान लीजिए खा लिखा है तो आप बता देंगे कि का वर्ग, जब जानेंगे तभी तो बताएंगे। और ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। इसी प्रकार का, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न और पा, फा, बा, भा, मा, यहाँ तक आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक। और अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है, पा के बाद फिर क्या होता है, या, रा, ला, वा, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन, अंतस्थ, यो, र, ल, व। जिससे हम, अगर आप इसको याद करने के तरीके से देखते हैं तो जैसे हमने ये क, ख, ग, घ आराम से बोला गले के जो है सहायता के द्वारा, और जब अंतस्थ बोलते हैं तो देखिए य, र, ल, तो कहीं ना कहीं हमारे मुख के अंदर से, गले के अंदर से आवाज़ आती है। य, र बोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाता स, स, ह, ठीक। श, सा, हा, ठीक। ये हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, ठीक बच्चों। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और ये हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब अगर आपके अभ्यास में पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो आप बता देंगे छा लिखा रहेगा, ठीक, त्रा लिखा रहेगा या श्रा लिखा रहेगा। पूछेगा अगर अंतस्थ व्यंजन पहचानिए, तो अंतस्थ व्यंजन में यारा अलावा याद रहेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपके अभ्यास में काफ़ी पूछा भी गया है, देख। और इसके बाद है बच्चों संयुक्त अक्षर और संयुक्त व्यंजन। इसमें अंतर जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर क्या होता है। तो बच्चों संयुक्त जो व्यंजन होता है, अभी हमने आपको बताया ना, संयुक्त व्यंजन होता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। और
अभी हमने क्या बताया था, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर ये क्या होता है ना, जानने वाली बात। तो बच्चों संयुक्ताक्षर देखेंगे तो जब हम लिखते हैं छा से क्षमा, पहले संयुक्त व्यंजन जानते हैं, छा से क्षमा, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, श्रा से श्रमिक, ये संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द होते हैं। और संयुक्ताक्षर जैसे बच्चों हमने लिखा च, ये क्या है, ये व्यंजन है और ये आधा व्यंजन है ना, तो ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संयुक्ताक्षर, ठीक है, यानी कि दो अक्षर जुड़े हुए हैं और ये संयुक्त व्यंजन। हालांकि दोनों एक ही हैं, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि संयुक्ताक्षर यानी छा से अक्षर, छा से बने हुए क्या शब्द होते हैं, जैसे क्षत्रिय, जैसे त्रिशूल। इसी प्रकार संयुक्ताक्षर से बने हुए शब्द क्या होते हैं, जैसे चा च, तो हमारा शब्द बनेगा बच्चा, कच्चा, ठीक, ये हमारा संयुक्ताक्षर से बना शब्द है। और संयुक्त व्यंजन से, हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बच्चों इतना हमने आज जाना, संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अगर आपके एग्ज़ाम में अब आएगा कि जो है संयुक्त व्यंजन से लिखे शब्द लिखिए, कौन सा शब्द है, तो आप बता देंगे छात्र, ज्ञान से कोई भी शब्द रहेगा, मान लीजिए लिखा रहे ज्ञानी, तो आपको क्या होगा, ज्ञानी होगा। जैसे आपके अभ्यास में देखिएगा पेज नंबर 15 पे यहाँ पे दिया हुआ है, संयुक्ताक्षरों तथा संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। तो छा से क्षत्रिय, क्षमा, त्रिशूल, त्रिनेत्र, ज्ञानी, ज्ञाता, श्रम, श्रमिक आदि संयुक्ताक्षर है। और संयुक्त व्यंजन से बच्चा, कच्चा, नित्य, सत्य, जन्म, सन्मार्ग, सम्मान, सम्मेलन, अस्त्र, पुस्तक, जहाँ पे जो है आधे वर्णों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मोर बनाना है, हमें दिया है माँ, माँ ओ रा आ। अब देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, माँ के नीचे हलंत लगा है, यानी कि ये स्वर रहित है ना। फिर ओ है, स्वर लिखा हुआ है, फिर रा व्यंजन है, और व्यंजन कैसा है, स्वर रहित है, फिर लिखा है स्वर आ। अब इसे हमें क्या करना है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, माँ, माँ पे कौन सा स्वर लगा है, इसके बगल में क्या जोड़ना है, हमें ओ को जोड़ना है। तो माँ पे कौन सा स्वर लगाएंगे, ओ, तो मात्रा इस प्रकार लगती है ओ की। फिर है रा, फिर लिखेंगे हम रा। अब रा के नीचे हलंत अभी लगा है, जब इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जुड़ गया ना, तो ये पूरा सब बन जाएगा मोर, है ना। अब ये स्वर सहित हो गया। इसी प्रकार लिखा है, दूसरा बनाना है, हम लिखेंगे पहले पा। अब पा हलंत है यानी स्वर रहित है, यहाँ पे नीचे हलंत लगा है ना, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ऊ की। तो पहले हम लिखेंगे पा पे ऊ की मात्रा, क्योंकि नीचे लगता है व्यंजन के। फिर है जा, जा लिखा हमने, और जा स्वर रहित है, हम क्या लगाएंगे, इस पे जोड़ेंगे आ। तो हम आ की मात्रा जोड़ दिया, हमारा शब्द बना पूजा, ठीक। इसी प्रकार आपकी पुस्तक में और भी दिया है, देखिएगा, अतिथि, प ता कर्म, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कर्म, है ना। तो बच्चों ये हो गया आपका आज का अभ्यास, जितना था हमने आपको बताया। इसको आप ध्यानपूर्वक खुद से रिवीजन करिएगा, अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।